और टोटल कॉस्ट मेरी क्या होगी, 0 यूनिट पे टोटल कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट होगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो लगेगी नहीं, विच इज 240। और टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस। अब मुझे बताइएगा व्हाट इज प्रॉफिट और व्हाट इज लॉस। लॉस और प्रॉफिट यही होता है ना, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अब बताइएगा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट 40 आ गया माइनस में। सो अब आप पहला यूनिट सेल करते हैं, अगर एक यूनिट में सेल करता हूं तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना होगा, 100 पे सेल करूंगा, और मेरी टोटल कॉस्ट क्या होगी 240 तो रहेगी ना, क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट है, प्लस 40 का इजाफा हो जाएगा, यानी मेरी टोटल कॉस्ट 280 हो जाएगी। तो मेरा प्रॉफिट जो लॉस है वो कम होकर 160 पर आ गया। जब मैं दूसरा यूनिट सेल करता हूँ, 2 यूनिट सेल करता हूँ, दूसरा यूनिट नहीं, दो जब मैंने 2 लिखा है जिसमें 2 यूनिट सेल करता हूँ, तो टोटल रेवेन्यू मेरा 200 हो जाएगा, और टोटल कॉस्ट में कितना इजाफा होगा, सिर्फ 40 का, क्योंकि मजीद जो यूनिट बना रहा हूँ उस पर जो कॉस्ट लगेगी वो 40 है, 280 तो पहले भी लग रही थी, 320 कॉस्ट। अब देखो मेरा प्रॉफिट 120 आ गया। अब इसी को कंटिन्यू करते करते मैं अगर जाऊं यूनिट नंबर 6 पर, 6 यूनिट्स अगर मैं सेल करता हूँ, तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना होगा 600, और मेरी टोटल कॉस्ट 6 यूनिट की कैसे होगी। टोटल कॉस्ट का फार्मूला भी क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब फिक्स कॉस्ट मेरी कितनी है 240, और वेरिएबल कॉस्ट 40 पर यूनिट है, ये भी पर यूनिट होती है, ये भी पर यूनिट होती है, 40 पर यूनिट। तो 6 इंटू 40, 240 और 240 कितना आया 480। तो यहाँ प्रॉफिट में आ चुके हैं, अब देखिए 120। सो दरमियान में इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट आ चुका है। क्लियर हुई बात। अब ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है ये 4th स्टेप पे आ रहा है। अब 4th स्टेप पे कैलकुलेट करके देख लो, 400 टोटल रेवेन्यू, 3 अब कॉस्ट लेके 240 प्लस 4 इंटू 40 160 इज इक्वल टू 400। 400 मेरी रेवेन्यू है, 400 मेरी टोटल कॉस्ट है, तो ब्रेक इवन पॉइंट 0 है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है ये टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि टोटल रेवेन्यू भी मेरा 400 है और टोटल कॉस्ट भी 400 है, राइट। इसको कंट्रीब्यूशन नहीं कह सकते आप। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट में। अच्छा, अब इसके बाद लेबलिंग मैं बता रहा था आपको लेबल करना है, तो मैंने अभी 2 बताए हैं, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इस पूरे सिनेरियो में सर कंफ्यूजन ये है कि देखें टोटल कॉस्ट में तो वेरिएबल और फिक्स दोनों शामिल हैं। तो हमने जो ब्रेक इवन पॉइंट निकाला था वो पॉइंट था कि जहाँ पे हमारी सिर्फ फिक्स कॉस्ट कवर हो रही हो। इसमें तो फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कवर हो रही हैं। नहीं, कवर नहीं हो रही भाई मेरे, ये प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा हूँ, ये कन्वेंशनल अप्रोच है। ऊपर हेडिंग देखिए, कन्वेंशनल अप्रोच। कन्वेंशनल अप्रोच ये है कि आप सिंपल ट्रेडिशनल वे से कैलकुलेट करते हैं, यानी टोटल कॉस्ट बेसिस पर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जो आप बात कर रहे हैं उसको हम कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट कहते हैं, ठीक है, जहां सिर्फ आप वेरिएबल कॉस्ट से आप कैलकुलेट करेंगे, लेकिन वहां पर भी इसी तरीके से निकलेगा। जो आप बात कर रहे हो वो पीवी चार्ट से निकलेगा, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट से। 3 डिफरेंट चार्ट्स हैं, 3 डिफरेंट सिचुएशंस हैं। अब तीनों सिचुएशन जैसे क्वेश्चन में दिए होंगे वैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे, इसमें कंफ्यूजन वाली सर तो बात ही कोई नहीं। सर ठीक ब्रेक है इवन में ये भी हो सकता है कि जो फिक्स टोटल कॉस्ट कवर हो रही हो, यानी कि जी हमारे फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कवर हो रही हो। जी जी। ब्रेक इवन में फिक्स्ड का कोई आपने मेरा ख्याल है डेफिनेशन को गौर नहीं किया, मैं एक दफा फिर रिपीट करता हूँ। ये जरा 2 लफ्ज देखिएगा। मैंने ये कहा था कि फिक्स कॉस्ट रिकवर करेंगे, राइट। यानी ये वो लेवल है जहां पर कंपनी अपनी फिक्स कॉस्ट को रिकवर करेगी आउट ऑफ कंट्रीब्यूशन, राइट, आउट ऑफ कंट्रीब्यूशन। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ तक कंट्रीब्यूशन लेगा। जब इस मेथड में कंट्रीब्यूशन ले ही नहीं रहा तो मैं फिक्स कॉस्ट को कैसे कह सकता हूँ मैं रिकवर कर रहा हूँ। मैं टोटल कॉस्ट को रिकवर, अगर मैं ये इस तरह कहूँ कि अगर मैं टोटल कॉस्ट को रिकवर करना चाहता हूँ। अब टोटल कॉस्ट, मजे की बात यह है कि हर स्टेप पे बढ़ेगी क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल है। तो लिहाजा टोटल कॉस्ट को रिकवर करने का मतलब ये है कि मुझे वो लेवल चाहिए जहां टोटल कॉस्ट शैल बिकम इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। ये वो ट्रेडिशनल अप्रोच है जो मैं लगा रहा हूँ। यहाँ तो कंट्रीब्यूशन आ ही नहीं सकता क्योंकि इस वर्डिंग को, फिक्स कॉस्ट को आप छोड़ दो, इसलिए कि हम कंट्रीब्यूशन से कैलकुलेट ही नहीं कर रहे। डेफिनेशन को भी तो गौर से देखें ना, जो डेफिनेशन के मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है, राइट। ओके, अब इसके बाद आइएगा नेक्स्ट में, ये जो कर्व आ रही है आपकी दिस वन, यहाँ तक, ये जहां तक भी आपका ग्राफ बना हुआ ना, जो भी ग्राफ होगा,
एक लेवल तो होगा ना कि यहाँ तक आपने रेवेन्यू शो किया है, यहाँ तक टोटल कॉस्ट शो की, यहाँ तक फिक्स कॉस्ट है। ये मेरा पॉइंट होता है बजटेड सेल्स। ये हमारा बजटेड सेल्स है। और ये जो इन दोनों के दरमियान गैप क्रिएट हो रहा है, दिस वन, ये पूरा गैप, दिस वन इज नोन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दिस वन इज नोन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बजटेड सेल माइनस ये ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है। अच्छा, अब इस पूरे चार्ट में एक चीज शो नहीं होती, और वो क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो हम इसमें वेरिएबल कॉस्ट वैसे शो नहीं करते, बल्कि इन दोनों का हम डिफरेंस शो कर देते हैं इस तरह, इस तरह एरो लगाते हैं और हम कहते हैं इन दोनों का डिफरेंस टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। ये मैंने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नहीं लिखा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, यानी ये टोटल फिक्स कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट है। जब टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट लेस करूंगा तो अल्टीमेटली मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट ही आएगी। तो यहाँ नहीं, यानी सेम आपका वो आंसर आ जाएगा। इस चार्ट को हम देते हैं कन्वेंशनल ब्रेक इवन चार्ट्स। उसके बाद सेकंड चार्ट आता है हमारा, विच इज नॉन एज कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट। देखो, इन दोनों चार्ट में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक आपने डिफरेंस ध्यान में रखना है, एक। और वो डिफरेंस क्या है, यहां पर हम फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट, फिक्स कॉस्ट को शो करते हैं कन्वेंशनल चार्ट में, और डिफरेंस से हम वेरिएबल कॉस्ट करते हैं। यहां हम वेरिएबल कॉस्ट शो करेंगे और डिफरेंस से फिक्स कॉस्ट निकालेंगे। बस इतना सा फर्क है, बाकी सेम उसी तरह आपने कॉपी करना है। जैसे ये कर्व आ रही है, कि मैं दोबारा इसको बना रहा हूँ, दिस वन, और ये आ रहा है आपका, ये एक्स एक्सिस आ गए जहां पर हमने यूनिट्स लिए, और वाई एक्सिस पे हमने कॉस्ट और रेवेन्यू लिया। अच्छा, अब पहले वही कर्व लगाएंगे जो पहले पड़ी है, ताकि ब्रेक इवन निकल आए। तो हम पहले टोटल कॉस्ट कर्व लगाते हैं, टोटल रेवेन्यू। एक लेवल पे जाकर मैं टोटल रेवेन्यू कर्व बना देता हूँ, ये टी आर का वर्ड भी लिख रहा हूँ, टोटल रेवेन्यू कर्व। अब मुझे टोटल कॉस्ट कर्व चाहिए, जहां से भी फिक्स कॉस्ट है वहां से टोटल कॉस्ट कर्व जाएगी। दिस वन इज द टोटल कॉस्ट कर्व, और यहाँ से मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट हो जाएगा। अब तीसरी कर्व वहां मैंने लगाई थी फिक्स कॉस्ट की, अब फिक्स कॉस्ट की नहीं लगानी, अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट की कर्व लगानी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी हर जैसे जैसे मैं यूनिट बनाता जाऊंगा मेरी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो लिहाजा टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो यहाँ से मूव करते हुए वो भी ओरिजिन से निकलेगी। क्यों, वो ओरिजिन से क्यों निकलेगी, उसकी रीजन क्या है, क्योंकि जीरो यूनिट जीरो वेरिएबल कॉस्ट, वन यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू वन यूनिट। दो यूनिट बनाऊंगा तो दो यूनिट की हो जाएगी। मसला अगर वेरिएबल कॉस्ट 40 है और मैं कोई यूनिट नहीं बना रहा तो कोई कॉस्ट नहीं लगी। एक यूनिट बना रहा हूँ तो 40 रुपीज कॉस्ट लगी, दो बना रहा हूँ 80 रुपीज कॉस्ट लगी, एंड सो ऑन, ये बढ़ता जाएगा उस तरह। इसको हम कहते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, बाकी कर्व्स उसी तरह है, ये ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा, मुझे मैं सारी उसी तरह वो लगा रहा हूँ, ये ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, और ये मेरा अगर बजटेड, ये ऑब्वियसली ये बजटेड सेल्स है दिस वन, और ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाएगा मेरा। अब यहाँ पर टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस होगा, दिस इज फिक्स कॉस्ट। और याद रखिएगा फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन के मुताबिक फिक्स कॉस्ट किसी भी लेवल पर चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ये दोनों का गैप मेजर करें कहीं पर भी, यानी टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, तो ये हर जगह पे इक्वल आना चाहिए, क्योंकि टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो फिक्स कॉस्ट है, और फिक्स कॉस्ट किसी लेवल पर हमारी जाकर चेंज नहीं होती। ठीक है, अब यहां से हम इस कर्व को यहां ले आएंगे। ठीक है, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। बाकी उसी तरह है, प्रॉफिट है, ये लॉसेस है, और ये प्रॉफिट। लेकिन ये दोनों जो चार्ट्स हैं ये काफी ओल्ड हो चुके हैं। अब जो हम इस वक्त जो चार्ट यूज करते हैं वो बहुत सिंपल है, यानी सिंगल लाइन से आपने पूरा चार्ट बनाना है। इसको कहते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट, पीवी चार्ट, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। ये आपको पेपर में दे सकते हैं क्योंकि इसकी बाकायदा कैलकुलेशन होती है।
कि विदाउट कैलकुलेशन हम इसको बना नहीं सकते। प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट, अब ये कैसे बनाया जाएगा, इसके लिए अब डाटा एक मैं आपको बना के दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर। सपोज हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो ₹60,000 है। सेल्स प्राइस पर यूनिट 150 है हमारी, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मेरी 100 है। अच्छा, अब आपने बजट किया है, बजटेड सेल्स आपकी जो है वो 1500 यूनिट उसने क्वेश्चन में दी। वो आपसे कहता है प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट बनाओ। देखिए प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट पर मुझे दो एक्सट्रीम वैल्यू चाहिए होते हैं। एक्सट्रीम का मतलब क्या है, इफ द सेल इज जीरो व्हाट विल बी द लॉस, क्योंकि जिक्र बात है जब जीरो होगी तो लॉस ही होगा ना, और लॉस, इस लॉस को हम मैक्सिमम लॉस कह सकते हैं। और दूसरा, अब बजटेड सेल लेवल पर, यानी जो मैक्सिमम सेल है वो बजटेड सेल होती है, तो मैक्सिमम सेल लेवल पे मेरा प्रॉफिट कितना होगा। यकीनन बजटेड सेल पर प्रॉफिट होगा क्योंकि आपने मार्जिन ऑफ सेल रखा होता है। तो ये दो एक्सट्रीम वैल्यूज चाहिए होती है हमें, दो एक्सट्रीम वैल्यू। तो मुझे पहले ये कैलकुलेट करना है, तो मैं पहले कैलकुलेट करूंगा इसमें लॉस एट जीरो प्रोडक्शन। अगर मैं जीरो प्रोडक्शन करता हूं तो मेरा लॉस कितना होगा, वेरी सिंपल, लॉस विल बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। क्योंकि जब मेरी जीरो प्रोडक्शन है, जीरो सेल्स है, इसका मतलब है कि जीरो, आपने कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं किया, कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगी, लेकिन सिर्फ फिक्स कॉस्ट लगी है विच इज इक्वल टू 60,000। ये मेरा लॉस है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। और प्रॉफिट एट बजटेड लेवल में कैलकुलेट करूंगा, प्रॉफिट एट 1500 यूनिट्स। अब प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल्स, अब सेल्स मेरी कितनी है 1500 यूनिट हो अगर, इंटू 150 सेल्स प्राइस हो, तो 1500 इंटू 150, दिस वन इज इक्वल टू डबल टू 5000। अब इसमें वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, 1500 यूनिट है और एक यूनिट की कॉस्ट मेरी 100 है विच इज इक्वल टू 150,000। फिर मैं लूंगा फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट मेरी कितनी है जी 60,000। अब ये 210 मैंने इसमें से लेस किया तो मेरा जो प्रॉफिट आ रहा है वो 15,000 है। अब ये दो वैल्यूज मैंने कैलकुलेट करनी प्रॉफिट और लॉस की, 60,000 लॉस है और 15,000 मेरा प्रॉफिट आ रहा है। इनको आपने सिर्फ प्लॉट करना है। अब इसको प्लॉट करने का तरीका क्या है, आप एक्स एक्सिस बनाइएगा, एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के, ओ एक्स। एक्स एक्सिस में इससे पहले आप पढ़ते आए हो कि आप यूनिट्स लेते थे, अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ या एक टाइम में एक चीज लोगे, या यूनिट्स लोगे या अमाउंट लोगे, क्योंकि वाई एक्सिस पर हमने यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस शो करना है, ठीक है। यानी या यहाँ पर लोगे यूनिट्स या यहाँ लोगे अमाउंट। अगर तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स चाहिए तो आप यहाँ यूनिट्स लोगे, ठीक है। और अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस चाहिए तो फिर आप इसको रिप्लेस कर दोगे रुपीस के साथ। तो एनीवे मैंने फिलहाल यूनिट्स लेकर सॉल्व कर रहा हूँ। और इससे ऊपर जो आपका वाई एक्सिस आएगा, अपवर्ड जो है वो प्रॉफिट होता है और डाउनवर्ड जो है वो लॉस होता है, नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये भी वाई एक्सिस है, ये भी वाई एक्सिस है, और ये लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये प्रॉफिट को। अब मैंने इसको प्लॉट करना है प्रॉफिट और लॉस को, तो यहाँ पर हम वैल्यू ले लेते हैं 15,000 प्रॉफिट, 30,000 प्रॉफिट, लॉस 15,000, और ये इक्वल रखना होता है थोड़ा सा। अब चूंकि मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ तो थोड़ा सा फर्क रहेगा, 40
एग्जैक्ट नहीं मैं ले सकता, 45 और 60। यहाँ पर भी पूरा प्लॉट पूरा करेंगे 45 और 60। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैंने ये दो एक्सट्रीम वैल्यूज निकालनी है और इन्हीं को मैंने प्लॉट करना है। तो जरा देखते हैं 0 यूनिट, यानी यहाँ यूनिट हमारा 0 है और हमारा लॉस है 60,000। ये 0 यूनिट है और इस पे लॉस हो रहा है 60,000। ये पहला यूनिट मेरा बन चुका है। अच्छा, मैंने यूनिट्स को प्लॉट नहीं किया, पहले वो भी प्लॉट कर लें, सॉरी, एक्स एक्सिस पे। अब यूनिट मेरे पास मैक्सिमम 1500 है, तो मैं 300 के गैप से इसको ले लेता हूँ। 300, 600, 900, 1200 और 1500। अच्छा, अब देखिए मैं दोबारा आऊंगा। 0 यूनिट में हमारा लॉस कितना था, 60,000, वो मैं प्लॉट कर चुका हूँ। और 1500 यूनिट्स पर मेरा प्रॉफिट कितना है, 15,000। यानी ये 1500 यूनिट है और मेरा प्रॉफिट है 15,000। दिस वन, ये 15,000 मेरा प्रॉफिट आ गया। अब इन दोनों कर्व्स को हम स्ट्रेट ले लेंगे। इसको स्ट्रेट ले जाने की बेसिक रीजन क्या है, अब ये एग्जैक्ट यहाँ नहीं आएगा क्योंकि वो मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ। मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूं, ये लीनियर क्यों जा रही है, क्योंकि ये कर्व कौन सी है, पहले तो ये डिसाइड करें ये कर्व कौन सी है। दिस इज अ कंट्रीब्यूशन कर्व, ये कंट्रीब्यूशन है, ये याद रखिएगा, ये कंट्रीब्यूशन कर्व है। और ये हमारा जितना पोर्शन है ये सारा फिक्स कॉस्ट है, जो हमारे लॉस शो की है ये सारा फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। तो लिहाजा जहां पर हमारी फिक्स कॉस्ट रिकवर होगी वो हमारा कंट्रीब्यूशन से वो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट होगा। अब ये जितना भी हिस्सा आपको नजर आ रहा है दिस इज लॉस, और इससे आगे जितना भी हिस्सा नजर आएगा यहां से ये अब 1500 तक है ना, ये प्रॉफिट लाएगा। और ये पॉइंट जो है दिस इज नॉन एज फिक्स कॉस्ट। अब देखो आप ये फिक्स कॉस्ट को रिकवर करना शुरू कर दिया आपने, जैसे जैसे यूनिट बेचते जाओगे ड्यू टू कंट्रीब्यूशन आपका फिक्स कॉस्ट रिकवर होनी शुरू हो रही है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां ये सारी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो चुकी है, तो ऑटोमेटिकली ये पॉइंट जो आपको नजर आ रहा है दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट। अब चूंकि आपने एक्स एक्सिस पे यूनिट लिए हुए तो ये ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कहलाएगा, ठीक है। और अगर आपने एक्स एक्सिस पे रुपीस लिए हुए हैं तो फिर ये ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस लाएगा। बस इन दोनों चीजों का आपने ख्याल करना है। ये दिस इज नॉन एज ब्रेक इवन चार्ट। ये तीसरा चार्ट है जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। अभी तक पास्ट पेपर हिस्ट्री में 0% आया है, ये पेपर में अभी तक उसने टच नहीं किया पास्ट पेपर, लेकिन ये सब पार्ट ऑफ योर सिलेबस इज गिवन इन योर बुक। तो आपने एक दो क्वेश्चन जो है वो जरूर कर लेना है इसके। बट मेरा नहीं ख्याल कि ये देगा इस वजह से कि ये इजी होता है, क्योंकि जिस तरह का वो क्वेश्चन दे रहा है सीबीपी में वो ज्यादा उसके लिए बेटर है स्टूडेंट्स को चेक करने के लिए। अच्छा, ये जितना अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ये सारा ब्रेक इवन चार्ट है ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, एक प्रोडक्ट। लेकिन मल्टीपल प्रोडक्ट्स में चूंकि पेपर में ज्यादा आता है मल्टीपल प्रोडक्ट्स, इसको जरा देख लीजिएगा मल्टीपल प्रोडक्ट्स में ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कौन सा मसला है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ गई, अगर मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स आ गई हैं तो मैं 3 का ब्रेक इवन निकालना चाहता हूं तो तीनों का सेपरेट निकाल के प्लस कर देता हूं तो मल्टी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरी फिक्स कॉस्ट तीनों प्रोडक्ट्स की यहाँ पर सेम ली होती है। यानी अब दो सिचुएशन है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, तीनों को दोनों को गौर से देखिएगा। ए बी सी 3 प्रोडक्ट्स है मेरे पास, ए बी और सी। मुझे ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं जो अभी हम पढ़ चुके हैं। एक मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है, कंट्रीब्यूशन मैं तीनों का सेपरेट ले सकता हूँ, ए का सेपरेट, बी का सेपरेट, सी का सेपरेट, मैं तीनों का कंट्रीब्यूशन सेपरेटली कैलकुलेट कर सकता हूँ। यानी इसका मतलब है कि कंट्रीब्यूशन सेपरेटली कैलकुलेट हो सकता है। और अगर मेरे पास फिक्स कॉस्ट की जहां तक बात करूं, और अगर तो फिक्स कॉस्ट सेपरेट होती, एक प्रोडक्ट की सेपरेट होती, कुछ प्रोडक्ट्स की सेपरेट हो सकती है। ये याद रखिएगा, फिक्स कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट भी होती है, उसको डायरेक्ट कॉस्ट नहीं कह रहा, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट यानी मीन ऐसी कॉस्ट, ऐसी फिक्स कॉस्ट जो सिर्फ इसी प्रोडक्ट से रिलेट करती है। अगर ये प्रोडक्ट खत्म करेंगे तो ये फिक्स कॉस्ट खत्म हो जाएगी।
और अगर इस प्रोडक्ट को चलाएंगे तो ये फिक्स कॉस्ट इनकर होगी, इसको हम नाम देते हैं फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब जो भी फिक्स कॉस्ट आ रही है ये हमारी टोटल दी होती है क्वेश्चन में, कॉमन होती है। अब इसके इस डाटा को माइंड में रखिएगा और मेरे जो मैं एज अ स्टूडेंट थिंक करूंगा इसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन वन, मेरे पास ऑप्शन ये वन ये है कि मैं फिक्स कॉस्ट को अपोर्शन कर दूं। जब अपोर्शन करूंगा तो यकीनन फिक्स कॉस्ट ट्रांसफर हो जाएगी ना, ए को भी, बी को भी और सी को भी। तो अब मेरा मसला हल इसलिए हो गया कि कंट्रीब्यूशन वैसे ही सेपरेट है, फिक्स कॉस्ट भी मैंने अपोर्शन कर दी। अब मैं कैलकुलेट कर लूंगा ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ ईच प्रोडक्ट अलग अलग से कैलकुलेट करूंगा जैसे अभी हमने पढ़ा है, और फिर उसको मैं सम कर दूंगा और अल्टीमेटली मैं इसको टोटल कर दूंगा तो वो मेरा टोटल ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा मल्टीपल प्रोडक्ट्स का। ठीक है, एक तो सिचुएशन मेरी ये समझ में आती है। दूसरी ऑप्शन मेरे माइंड में क्या आती है? ऑप्शन टू। ऑप्शन टू ये कहते हैं जी कि आप फिक्स कॉस्ट को अपोर्शन मत करो, यानी फिक्स कॉस्ट शैल रिमेन एज अ सिंगल कॉस्ट। इसको सिंगल कॉस्ट ही रहने दो, कॉमन कॉस्ट है तो सिंगल हुई ना, कंपोजिट कॉस्ट हो गई। अलबत्ता कंट्रीब्यूशन जितने दिए हुए, अब चूंकि हर प्रोडक्ट का सेपरेट है, इसको भी सिंगल कंट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर लो जिसको एवरेज कहते हैं। यानी तीन प्रोडक्ट्स के कंट्रीब्यूशन को एवरेज करके मैं एक कंट्रीब्यूशन कन्वर्ट कर लेता हूँ। जब मैं फिक्स कॉस्ट टोटल निकाल लेता हूँ, टोटल अब कंट्रीब्यूशन एवरेज हो गया, अब जब मैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कैलकुलेट करूंगा तो डायरेक्ट मेरे पास टोटल ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। ये मेरे पास दो ऑप्शन है। अब यहाँ पर दोनों से आंसर निकालूंगा तो आंसर सेम तो नहीं आ सकता। ठीक है, उसकी बेसिक लॉजिक क्या है कि यहाँ अपॉर्शनमेंट कर रही हो। अपॉर्शनमेंट के लिए बेस क्या ली है, ये एक बिग क्वेश्चन मार्क है। तो पहली बात तो ये याद रखिएगा कि हम जो मैंने पहला मेथड किया है, पहला मेथड हमने डिस्कस किया है ये वाला ऑप्शन वन वाला। ये जो ऑप्शन वन हमने कैलकुलेट किया, इट इज नॉट रियलिस्टिक, हम इसको यूज नहीं करते बिकॉज ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट। ठीक है, बिकॉज मेरी फिक्स कॉस्ट में बहुत सी कॉस्ट ऐसी हैं और वो सारी एक बेस पे अपोर्शन नहीं होनी चाहिए, सबकी बेसिस डिफरेंट होती है। अभी हमने ओवरहेड का भी चैप्टर पढ़ा है, यहाँ तो फिक्स कॉस्ट नहीं होगी, प्रोडक्शन रिलेटेड भी फिक्स कॉस्ट होगी, नॉन प्रोडक्शन रिलेटेड। अब जो फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन रिलेटेड है वो एक तो नहीं है, उसमें रेंट भी हो सकता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है, और हम यहाँ पर एक एक को तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस मेथड को, इस ऑप्शन को इग्नोर करते हुए ऑप्शन टू की तरफ जाते हैं, और हम जितना भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस वो इसी से करेंगे, ऑप्शन टू से। ऑप्शन वन इज नो मोर अवेलेबल इन सिंपल वर्ड्स। अच्छा, जब मैं ऑप्शन टू की तरफ जाता हूँ कि अब मुझे कंट्रीब्यूशन को एवरेज करना है, बेसिक काम इसमें ये होता है एवरेज करना। इसके लिए हमारी एक अजम्पशन का इजाफा हो जाता है। हमने 4 अजम्पशन ऑलरेडी पढ़ी है ब्रेक इवन पॉइंट की। ठीक है, पहली अजम्पशन हमने पढ़ी थी कि सेल्स प्राइस हमारी चेंज नहीं होगी, यहाँ पर वही रहेगी, सिर्फ फर्क ये आएगा सेल्स प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट विल नॉट चेंज। दूसरा, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट शैल नॉट चेंज, फिक्स कॉस्ट शैल रिमेन कांस्टेंट, प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स। और पांचवी अजम्पशन मैं लूंगा, देयर मस्ट बी अ कांस्टेंट सेल्स मिक्स, देयर मस्ट बी अ कांस्टेंट सेल्स मिक्स। ठीक है, व्हाट इज अ कांस्टेंट सेल्स मिक्स? कांस्टेंट सेल्स मिक्स अ रेशियो ऑफ सेल ऑफ ईच प्रोडक्ट। लाइक अगर हमारी ए बी सी 3 प्रोडक्ट्स हैं, ये जरूरी तो नहीं है कि तीनों प्रोडक्ट्स इक्वल क्वांटिटी में सेल होंगी। कोई प्रोडक्ट ऐसी हो सकती है जिसकी जिसकी क्वांटिटी ज्यादा सेल हो रही है, किसी एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम सेल हो रही है, बिकॉज तीनों की प्राइसेस भी सेम नहीं होती। तो लिहाजा यहाँ पर एक रेशियो बन जाती है कि अगर सपोज मैं कहता हूँ जी कि ए के अगर मैं 3 यूनिट सेल करता हूँ
जितने टाइम में ए के 3 यूनिट सेल होंगे उस टाइम में बी के 2 यूनिट सेल हो चुके होंगे और उसी टाइम में सी का 1 यूनिट सेल होगा। ये जो मैंने मिक्स आपके सामने लिखा इसको कहते हैं कांस्टेंट सेल्स मिक्स। अब ये हमारी अजम्पशन ये है कि इट शैल रिमेन कांस्टेंट, यानी इट मींस अगर मैं ए के 300 यूनिट बेचूंगा तो बी के 200 सेल हो चुके होंगे और सी के 100 सेल हो चुके होंगे। अगर मैं ए के 3000 यूनिट सेल करता हूँ, बी के 2000 सेल होंगे, सी के 1000 सेल होंगे। किसी भी लेवल पे जाके अगर मैं रेशियो निकालूं तो रेशियो शैल रिमेन कांस्टेंट 3:2:1। ये मैंने एग्जांपल में 3:1 लिया, ये हर क्वेश्चन में डिफर करेगी, जैसा क्वेश्चन होगा उसके मुताबिक हम इसको चेंज करते चले जाएंगे। तो 3:2:1 इज द कांस्टेंट सेल्स मिक्स। ठीक है, ये मेरी मस्ट अजम्पशन है कि कांस्टेंट सेल्स मिक्स चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब आइएगा इससे नेक्स्ट स्टेप पे कि एवरेज। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं एवरेज निकालने की, तो एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज सीएस रेशियो, नेक्स्ट पे ही आ जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे, और उसी में हम डिस्कस कर लेते हैं कि एवरेज सीएस एवरेज हम कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करें। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज CS ratio, contribution to sales ratio। अच्छा, अब इसमें पहले एक सिंपल सी एग्जांपल ले रहा हूं। देखिए, अगर आपके पास 3 प्रोडक्ट्स हैं ए, इसका कंट्रीब्यूशन जो है CS रेशियो हमें कैलकुलेट करके दी हुई है। इसकी CS रेशियो जो है ऑफ ए, ये हमें दी हुई है 60%। यानी इसका मतलब है कि ए प्रोडक्ट अगर 100 रुपीज में सेल होती है तो 40 रुपीज हमें कंट्रीब्यूशन जनरेट करके देगी। बी प्रोडक्ट की CS रेशियो ने हमें दी है 50% और सी प्रोडक्ट की हमें CS रेशियो दी है 70%। ठीक है, इसके अलावा हमें सेल्स मिक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, सेल्स मिक्स, और सेल्स मिक्स आपको दिया हुआ है रेशियो में। सेल्स मिक्स गिवन है रेशियो में, और वो गिवन है आपको 3:4:2। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एवरेज CS रेशियो निकालो, CS गिवन है, इसके जस्ट एवरेज करना है, तो यहाँ जो आप मेथड यूज करोगे स्टैटिस्टिक्स यानी QMS में आपके पढ़ के आए हो, वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड, एवरेटेड एवरेज मेथड वहां यूज किया जाता है जहां मुझे एवरेज करनी है और वेट गिवन हो, जैसे ये वेट गिवन हो, वहां वेटेड एवरेज मेथड हम स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं। अब वेटेड एवरेज मेथड का फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ एक्स डब्ल्यू ओवर सम ऑफ डब्ल्यू, यानी मीन एक्स का मतलब क्या है? यहाँ पर वैसे तो एक्स हम कहते हैं इवेंट को, तो यहाँ पर इवेंट मैंने जो फाइंड करना है वो CS रेशियो कराएगी। W स्टैंड्स फॉर वेट, और सम ऑफ एक्स नहीं है, सम ऑफ डब्ल्यू है, सम ऑफ डब्ल्यू, सम ऑफ वेट्स। ठीक है, एक तो फार्मूला होता है ना एवरेज का, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, वो फ्रीक्वेंसी बेस्ड होता है। ठीक है, यहाँ फ्रीक्वेंसी बेस्ड नहीं है, ये रेशियो बेस्ड है। तो रेशियो बेस्ड जब दिया हो तो फिर आप इसको बेसिकली वेट देते हैं और इसको वेट कंसीडर करते हैं और वेट के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे। अब अगर मैं इसकी एवरेज CS रेशियो निकालूं, एवरेज CS रेशियो, तो कैसे निकलेगी जी एवरेज CS रेशियो? अभी इस फार्मूले के मुताबिक चलना है, x इंटू डब्ल्यू, यानी मैं ए प्रोडक्ट का वैल्यू लेता हूँ, x मीन CS रेशियो, CS रेशियो है 60%, इनटू इसको मल्टीप्लाई करूंगा वेट से, किसके वेट से? ए के वेट से। ए का वेट है 3, ये पहली वैल्यू आ गई 180, प्लस सेकंड वैल्यू निकालते हैं, इसी तरह इसका वेट है 50%, इनटू 4,
प्लस 70% into 2, whole divided by sum of weight 3 plus 4 plus 2 is equal to 9. अब अगर इसको कैलकुलेट करो तो 60 into 3 180 plus 50 into 4 200 plus 70 into 2 140, तो ये मेरे पास आ जाता है 520 डिवाइडेड बाय 9, तो 57.78% आ जाएगी. 57.78% is the average CS ratio. ठीक है, ये पहला मेथड मैंने आपसे डिस्कस किया, तो ये याद रखना है कि ये फर्स्ट मेथड वहां यूज होता है जहां सेल्स मिक्स रेशियो में दिया है. लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि सेल्स मिक्स जो है वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी दिया होता है, यानी इतने चांसेस ऑफ अकोरेंस. ठीक है, तो जहां पर मैं अब इसे आगे हेडिंग लूंगा, इफ sales mix is given in probabilities, ठीक है, यानी इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं परसेंटेज में दिया हुआ है, लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा प्रोबेबिलिटी है. याद रखना है प्रोबेबिलिटी जो आप यूएमएस में पढ़ के आए हो, प्रोबेबिलिटी की जितने भी आपके इवेंट्स होते हैं उनकी जब मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेता हूं, उसके बाद उसको सम करता हूं, तो वो सम अगर परसेंटेज में है तो 100 के इक्वल होगा. मसलन अब ये भी तो परसेंटेजेस दी हुई है तीनों की, इनको प्लस करें ये 100 नहीं होगा. लेकिन जब सेल्स मिक्स आपको दिया होगा परसेंटेजेस में, तो उसको हम प्रोबेबिलिटी इसलिए कहते हैं कि हम इन तीनों प्रोडक्ट्स की सेल्स मिक्स कोई परसेंटेज को जब मैं ऐड करूंगा तो वो डेफिनेटली 100% बनेगी, इसलिए हम उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं. तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी में जो मेथड यूज होता है, मेथड उसको आप नाम देते हो एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड. दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड. वहां तो वेटेड एवरेज मेथड था, यहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड लाएंगे. ईवी मेथड बड़ा फेमस मेथड है, और इसके मुताबिक हमारा जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल होता है, सम ऑफ एक्स इंटू पी. बस सिंपल, एक्स इंटू पी मल्टीप्लाई x into p. Here x stands for again event, और इवेंट जिसको मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, तो चूंकि हम ब्रेक इवन पढ़ रहे हैं तो इसलिए CSE होगी, और यहाँ पर P stands for probability. Probability is the chances of occurrence of any event. किसी भी इवेंट के होने के जो चांसेस हैं उसको हम नाम देते हैं प्रोबेबिलिटीज. ठीक है, अब ये दो आ गया, CS रेशियो और प्रोबेबिलिटी. ओके, अब अगर मैं इसकी मदद से कैलकुलेट मल्टीप्लाई करूं तो जो प्लस करूंगा, इसको डिवाइड नहीं करना होता, जस्ट इसको मल्टीप्लाई करके प्लस कर लूंगा तो वो मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी. मिसाल के तौर पे मैं इसी डाटा को फिर चेंज करता हूं और मैं लिखता हूं जी CS रेशियो हमें गिवन है A 47%, B 54% और C हमारी 30%. ठीक है, और सेल्स मिक्स हमें इस तरह दिया हुआ है, 30%, 50% एंड 20%. अब ये जो सेल्स मिक्स आपको दिया हुआ है, अगर मैं इसको प्लस कर लूं तो ये ऑटोमेटिकली 100 के इक्वल आएगा, विच रिप्रेजेंट इट इज अ सेल्स मिक्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी. ये प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में हमने उसने शो किया हुआ है. ओके, जिस वक्त ये कैलकुलेट हो जाएगा सेल्स मिक्स, उसके बाद अब हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज CS रेशियो. सम ऑफ x इंटू पी. सिंपल, x a का जो है वो मेरा CS है 47%. अब मैं इसको इस तरह लिखूंगा 0.47, क्योंकि दो प्रोबेबिलिटीज हैं, इनटू प्रोबेबिलिटी को मैं परसेंटेज में रहने रखता हूं 30%, प्लस
सेकंड मेरी वैल्यू आ रही है 54%, 0.54 इंटू इसका जो आपकी प्रोबेबिलिटी आ रही है 50%, एंड फाइनली प्लस 30%, 0.30 इंटू 20%। अब अगर इसको कैलकुलेट करें 0.47 into 30%, 0.47 into 30%, which is equal to 0.141 plus 0.54 into 50%, 0.27, उसके बाद 0.3 into 20% इसको लेंगे तो 0.06। अब इन तीनों को ऐड किया तो 0.471% आ गया, या 47.1%। 47.1% जो है वो मेरी एवरेज CS रेशियो आ जाए। ठीक है, अच्छा अब ये दो मेथड मैंने आपको करवा दिए, लेकिन मैं ये कहा करता हूँ कि एक ही मेथड रखो, हर क्वेश्चन उसी मेथड से करो, होगा। अब अगर यही प्रोबेबिलिटीज मुझे दी हो और मैंने सीखा हुआ वेटेड एवरेज मेथड, मैं इसको वेटेड एवरेज के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो बहुत ही सिंपल है। ये जो सेल्स मिक्स आपको दिया हुआ है ना इन टर्म ऑफ परसेंटेजेस, इसको मैं रेशियो में कन्वर्ट कर लेता हूँ। यानी ये 50% है, 30% पहला, 30%, 50% और 20%। ठीक है, अब अगर मैं रेशियो में देखूं तो 3:5:2 आ गई। जैसे ही मैंने रेशियो कैलकुलेट की, अब ये वेट बन चुके हैं। नाउ आई कैन यूज द फार्मूला ऑफ वेटेज मीन, यानी x इंटू 47% इंटू 3 प्लस 54% इंटू 5 प्लस 30% इंटू 2 होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो तो ये अब भी आंसर 47.1% ही आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, आप करके देख लो। 47 इंटू 3, पहला मेरे वैल्यू आ रही है 141, दूसरी वैल्यू आ रही है 270, 270 प्लस 141 411, तीसरी वैल्यू है 60, तो 471 आ गया। उसको डिवाइड करो 10 पर तो 47.1% आ गई। तो आंसर तब भी वही आता है। इस मेथड्स में कोई फर्क नहीं, चूंकि जैसे डाटा दिया होता है हम जरा आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि ये मेथड एक्सपेक्टेड वैल्यू इज द मोस्ट इजीएस्ट, कि इसमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती, जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं और हम आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। ये मैंने आपसे डिस्कस की कि एवरेज CS रेशियो निकालने की तरीका क्या। अब थर्ड और लास्ट में आपसे डिस्कस करूंगा जो बड़ा अहम है। नेक्स्ट स्लाइड पे जी, समटाइम क्वेश्चन में हमें वो कंट्रीब्यूशन सेपरेट देता है, सेल्स सेपरेट देता है। ठीक है, उस सूरत में हम क्या करेंगे, एक मेथड हमारे पास ये भी होता है कि हम कंट्रीब्यूशन एवरेज CS रेशियो निकालने के लिए, ये थर्ड मेथड है CS रेशियो निकालने के लिए। जी सर ये आपने जो सेकंड पॉइंट डिफाइन किया अभी सर, इसमें जब हम परसेंटेज फाइंड कर लेंगे सर, कंट्रीब्यूशन तो 3 गिवन होती है सर, फिर उस परसेंटेज को मल्टीप्लाई कैसे करना है? मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया, इस पॉइंट में से बात कर रहे हो, मल्टीप्लाई कहाँ से करना है आपने? सर ये हमने सर 3 कंट्रीब्यूशन की मैंने सर, हमने इसको एवरेज कर लिया कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो से। तो मैं इसको शेयर करता हूँ आपके साथ।